हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर जेएनएम सेकेंड ईयर एंड बीएससी नर्सिंग 6 आपके टॉपिक में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके सिलेबस में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में अगर बात करें तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। तो डियर आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के। इससे पहले हमने हाइड्रोसिफेलस बताया, ठीक है, और मेनिंजाइटिस बताया, ठीक। तो आज मैं जो नेक्स्ट डिसऑर्डर लेके आया हूँ ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है डियर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, कंजेनाइटल है। तो इसमें डिजीज़ एंड डिसऑर्डर हैं। तो यहाँ पे एक ये डिफेक्ट है जो बच्चे में देखने को मिलता है, ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान जो है कि मदर फोलिक एसिड अगर नहीं मात्रा मिले, पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड जितना चाहिए 400 माइक्रोग्राम पर डे अगर चाहिए तो उतना नहीं ले रही है, तो ऐसे बच्चे में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें काफ़ी अच्छा रोचक, मतलब कि अच्छी टर्मिनोलॉजी हैं जो आपके सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा और देखेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल आज मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे अगर डियर नए हैं तो अभी भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी जितना हो सके अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए, जितना हो सके आप फैमिली को, इस बीएनसी फैमिली को बढ़ाइए, ठीक है। तो ये क्लासेस ताकि आपके अभी जो कोर्स के पीरियड में तो चल ही रहा है, मैं आपको दे ही रहा हूँ, कोर्स के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि अगर ये प्रयास कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए, और मेरी इच्छा रहती है कि हर एक बच्चे को ऐसा मैटर मिले कि उसका मतलब कि करियर में जो भी नर्सिंग करियर में आपकी परेशानी हो वो सॉल्व होता जाए। तो आगे चल के, क्योंकि एक सक्षम नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग बनना है, नर्सिंग कर्मचारी बनना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा डियर, ठीक है। तो मेहनत से आप पीछे अगर हटेंगे तो फिर आपसे करियर पीछे हट जाएगा, और आप इसमें वही बाद में होगा कि हमने तो प्रयास तो बहुत किया था, मिला नहीं, लेकिन प्रयास दरअसल आपने ऑनेस्टली, ईमानदारी से किया नहीं। तो प्रयास आप अपना जारी रखिए डियर, और मेहनत करके पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। हर एक चीज़ में डियर इंटरेस्ट लोगे तभी आएगा, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट लेने से बहुत जल्दी वो अब ये दिमाग में आ जाता है। तो इंटरेस्ट है, और उसके बाद इम्पोर्टेंस अगर जिसको दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो आपसे पढ़ाई के रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हो, इम्पोर्टेंस जिस काम को दोगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। महत्व जिसको दोगे वो काम महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है, तो उसके लिए टाइम निकल जाता है, उसके लिए सब कुछ आ जाता है, वो काम कर ही दोगे आप, ठीक है। बस आपका है कि इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस देना होगा उस काम को। लाइक दैट, अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इंटरेस्ट लाएंगे, और इंटरेस्ट लाने के बाद क्योंकि महत्व इसलिए दे रहे हैं कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, वो है। और दूसरा ये है कि अगर आप ये इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार आज पढ़ ले रहे हैं तो कल हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम निकल जाएंगे जॉब के लिए, चाहे जो है भी होगा, मैं हर एक में जो है कि आगे रहूँगा। तो डियर, मैं सोचता हूँ कि वैसे तो मैं फिजिकली जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो क्लास में भी बच्चों को वो बताता हूँ कि आप अपनी लाइफ को संवारने के लिए आपके पास ये समय है, ये समय को व्यतीत मत कीजिए, जितना हो सके बिल्कुल सब काम करिए, लेकिन प्रेफरेंस आपका यही है। जब ये आप ये कोर्स चूज कर लिए हैं तो इस कोर्स में आपको हर एक चीज़ मिलेगा, ठीक है। नर्सिंग ऐसा यूनिक कोर्स है, नर्सिंग एक ऐसा यूनिक कोर्स है जो अभी तक समाज में लोगों में जो इसकी अवधारणा थी वो अलग थी, लेकिन अब नर्सिंग यूनिक हो गया है, ठीक है, यूनिक हो गया है, ठीक है। हर फील्ड में आपको नर्सिंग पर्सनल मिलेगा, नर्सिंग एस्पिरेंट नर्सिंग ऑफिसर मिलेंगे, हॉस्पिटल हो, बिजनेस फैक्ट्री हो, कहीं भी हो, एक नर्सिंग होम की आवश्यकता पड़ती है, और उस नर्सिंग होम को चलाने के लिए एक नर्सिंग ऑफिसर की आवश्यकता होती है। तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत है डियर, स्कोप आप इधर बहुत है, बस खाली आप अपने आप को इस तरीके से इसमें मजबूत कर लीजिए, इस तरीके से पैर जमा लीजिए कि ताकि आगे चल के आपको कोई भी परेशानी ना हो, और कहीं से भी कोई भी अगर क्वेश्चन पूछे, एग्ज़ाम में बैठना हो, तो उसमें आप अपना 100% दे सके। तो चलिए आइए डियर, शुरुआत करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है, तो मैं भी आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते, बस मैं इतना कहूँगा कि आप अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए, इतना ऐसा पढ़िए कि मतलब कि कल को
कोई अगर पूछे तो बगल वाला ये सोचे कि यार इसको सब कुछ आता है, यार इसको सब कुछ आता है, ये फट से जवाब देता है यार। ठीक है, मान लीजिए आप 10 जवाब दिए, 5 जवाब दिए, उसमें से एक आध गलती निकल जाए तो उसको माइंड नहीं करते हैं, वो तो सबसे होती है, सबसे होती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, 100% किसी को नहीं आता, ये तो मान के चलिए डियर। लेकिन 80% आप अपना पूरा दीजिए, 100% ही कंसीडर किया जाएगा और उसी 80% में आपका जो है कि कैरियर बन जाएगा। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से डियर हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया था 1 नंबर का। हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे तो 1 नंबर के सारे क्वेश्चन जो पूछे हुए कुछ सवाल हैं जेएनएम में, स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जेएनएम सेकेंड ईयर में, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो 1 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हम कुछ दिन पहले ही जो है कि भेजे हैं 1 नंबर के बच्चे बोलते हैं कि सर मिल नहीं रहा। अरे भैया, आप ढूंढोगे तब तो मिलेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल पे लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन भी है और 1 नंबर के भी क्वेश्चन है और 5 नंबर के भी क्वेश्चन सारे, और वो भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पूछे गए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इस क्वेश्चन पे आप अगर अपना 70% तक 80% तक कमांड अगर रखे हैं तो आपका रिजल्ट 80 से ऊपर होने से कोई नहीं रोक सकता डियर। उस क्वेश्चन को इतना सॉल्व कर लीजिए, इतनी बार सॉल्व कर लीजिए, एक कॉपी अलग से बना के। देखिए, पढ़ना आए तो ठीक से पढ़िए, नहीं तो फिर पास होने के लिए तो पास तो हो ही जाओगे। कॉलेज वाले ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेजों में कम से कम मिनिमम आपको 13 नंबर तो देंगे ही देंगे, तो आप पास तो हो जाओगे। लेकिन बस ये है कि आपके पास नॉलेज क्या या लेके क्या निकले आप, एक वही कागज़ का सर्टिफिकेट वही लेके निकले। आजकल नौकरी लेने जाइए तो आपके उस कागज़ का सर्टिफिकेट का मात्र जो है कि 8,000 और 9,000 रुपये लगाएंगे। 8,000 और 9,000 रुपये मात्र लगाएंगे और वही 8-9 हज़ार में किसका गुजर बसर होगा इस टाइम। तो इससे अच्छा है कि आप 8,000 के बजाय यहाँ एक जीरो और बढ़ाने के सोचिए, 80,000 करिए। ठीक है, और वो 80,000 तब होगा जब ये पूरी तरीके से इसमें जो है कि ये 13 नहीं, आपको 25 में से 25 का अगर आप लक्ष्य रखेंगे और अगर 100 नंबर का है तो 100 में 80 नंबर या 90 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो इसी प्रयास में आप सीखेंगे डियर। ठीक है, तो ऐसा है कि आप अपने आप को इतना वो कर लीजिए इस क्षेत्र में कि नर्सिंग ऐसा लगे कि नर्सिंग के फील्ड में तुम आ जाओ, क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, सब बता दूंगा। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अब वो जो मैंने हाइड्रोसिफेलस और मेनिंजाइटिस का दिया था, आप लोग नोट्स बना लिए होंगे। और देखिए डियर, इसमें आपके कम्पिटिटिव के भी पॉइंट डालता हूं मैं। तो इसमें कम्पिटिटिव में इसी बीच से पूछता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जॉब के लिए होता है इसी बीच से पूछता है। तो दरअसल हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है इस टाइम कि हम पास हो जाएं, कैसे पास होना होता है। लेकिन जब पास होकर जब जाएंगे तो नौकरी की बात होगी तो फिर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसकी लाइनें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, आपको हम बताते हैं कि क्या। तो देखिए डियर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता क्या है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक, देखिए दरअसल क्या है कि जब प्रेगनेंसी के 4th to 6 में क्या हो जाता है, 6 यानी कि वीक, इतने वीक में क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब बन जाता है। लेकिन इससे पहले 4th वीक से पहले यानी 3 to 4th वीक में क्या होता है कि न्यूरल ट्यूब डेवलप होता है। यानी बेबी में जो है कि जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसमें एक नींव रखी जाती है। ठीक है, एक नींव रखी जाती है। ठीक है, एक ये नींव रखी जाती है बेबी में कि मदर का अब ये भ्रूण बन गया है जो है कि अब इसमें जो है कि अलग अलग ऑर्गन और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम रखे जाएंगे। तो ऑर्गन सिस्टम में देखिए ये न्यूरल प्लेट है, ऐसे न्यूरल प्लेट ऐसे बन जाता है और यही आगे चल के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करता है। तो इसी न्यूरल ट्यूब को बनते समय, इसी न्यूरल ट्यूब ये बनता कब है, 3 से 4 वीक में। यानी कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम का ही निर्माण होता है एम्ब्रियो में, नर्वस सिस्टम का ही निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कौन सा सिस्टम बनता है भ्रूण में या फिर इंसान की ह्यूमन लाइफ में सबसे पहला, तो नर्वस सिस्टम ये। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो अब ये जो न्यूरल ट्यूब बना है डियर, इसमें जो है कि ऊपर वाला क्या होगा, ब्रेन का निर्माण करेगा और ये नीचे वाला स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण करेगा। और इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ढेर सारे कनेक्शन निकलेंगे जो क्या करेंगे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहले बनता है। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनने के लिए
मदर को जब बेबी जो है कि 3 से 4 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है तो उस दौरान मदर को फॉलिक एसिड लेना पड़ता है। ठीक है, फॉलिक एसिड वो भी 400 माइक्रोग्राम पर डे इतना लेना होता है। अगर इसकी कमी हुई डियर, अगर इसकी कमी हुई, ठीक है, तो बच्चे में ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, हाँ देखिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन अकर एनीवेयर अलोंग द स्पाइनल कार्ड, यानी स्पाइनल कार्ड में कहीं भी हो सकता है दीज डिफेक्ट, लेकिन मोस्टली कहाँ पे दिखता है, लंबोसेक्रल एरिया में। ठीक है, लंबोसेक्रल एरिया में, ठीक, बैकबोन में, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, तो जो लंबर एरिया और सेक्रल एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है और ब्रेन में देखने को मिलता है। दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू डिफेक्टिव एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, दो कारण, एक तो फोलिक एसिड की कमी हो गई, फोलिक एसिड, और दूसरा क्या है कि जेनेटिकल है। ठीक है, जेनेटिकल आनुवंशिक है। दिस डिफेक्ट आर, ये कौन कौन से डिफेक्ट हैं, जैसे देखिए एनेंसिफेली यानी ऐसा बच्चा विदाउट ब्रेन, यानी कि इसमें क्रेनियम तो होगा लेकिन उसमें ब्रेन नहीं होगा। अब्सेंस ऑफ क्रेनियल वॉल्ट विथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के साथ वॉल्ट तक ये एब्सेंट रहेगा। वेदर कम्प्लीटली एब्सेंट या ग्रेटली रिड्यूस्ड, या तो एब्सेंस रहेगा या तो बहुत छोटा रहेगा। इसी को बोलते हैं विदाउट अ बेबी विदाउट ब्रेन। ठीक है, एनेंसिफेली। दूसरा है क्रेनियोस्टेसिस, ये स्कल डिफेक्ट दैट विच न्यूरल टिश्यू प्रोट्यूड, यानी कि देखिए बाहर न्यूरल टिश्यू जो होता है वो बाहर दिखने लगता है। फेल्योर ऑफ द बोन स्कल क्लोज, यानी कि बोन स्कल क्लोज नहीं होता है, जैसे बच्चे में जो फ्रंटल और पैराइटल होते हैं ये सूचर होते हैं, सूचर आपस में क्लोज नहीं होते हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है बच्चे के स्कल में। ठीक, तो ऐसा अगर ये क्लोज सही से नहीं हुआ तो इसमें बाहर आ जाता है, न्यूरल जो टिश्यू है वो बाहर आ जाता है। तो इसी को क्रेसिस बोलते हैं, जैसा कि ये देखिए फिगर में दिखाया गया। और एनेंसिफेली देखिए ये वाला, तो ये जो है कि, और एक्स एंसिफेली क्या होता है, ए प्रोट्रूजन ऑफ ब्रेन बाहर आ जाता है, एंड मेनिंजेज दोनों आउट ऑफ द स्कल, यानी इसमें ब्रेन टिश्यू आता है और इसमें क्या आता है, ब्रेन और मेनिंजेज दोनों बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा डिफेक्ट बच्चा लेके पैदा होता है। उसके बाद आगे बात करें तो कुछ और टर्मिनोलॉजी है जिसमें है एनेंसिफेली क्या होता है, प्रोट्रूजन ऑफ ब्रेन एंड मेनिंजेज, ब्रेन और मेनिंजेज का बाहर उभार मतलब पूरी तरह बाहर नहीं निकले लेकिन उभरा हुआ दिखेगा, इनटू अ फ्लूइड सैक, यानी कि बाहर भी निकलेगा और इसमें से CSF जो होगा वो भी बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं एनेंसिफेली। रेस्ट चेसिस क्या होता है कि मेनिंजेज एंड स्पाइनल कार्ड आर एक्सपोर्ट, देखिए रेस्ट चेसिस ये है, यानी कि जो ये मेनिंजेज हैं वो एकदम बाहर से दिख रहे हैं, जो क्रेनियम था, वो जो स्कल था वो एब्सेंस है, और तो और स्पाइनल कार्ड भी पूरी तरीके से दिख रहा है, एक्सपोज है, खुला हुआ है। एक्सपोज मतलब खुला हुआ, बंद नहीं है। तो ऐसे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, डेड हो जाते हैं, लेकिन ये देखने को मिलता है थ्रू अ फिशर इन द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम में जो आपके वर्टिब्रा होती है, तो वर्टिब्रा में देखिए ये वर्टिब्रल डिस्क होता है और उसके बाद लेमिना होता है। ये देखिए ये वर्टिब्रल डिस्क होता है, इस वर्टिब्रल डिस्क का जो ये लेमिना होता है, ये वाला पोर्शन एब्सेंस हो जाता है। देखिए ये तो आगे अंदर की तरफ रहता है, पीछे बैक में ये अंदर की तरफ, और ये वाला पोर्शन जब हम ये ये एंटीरियर साइड होता है, ये एंटीरियर साइड, और ये पोस्टीरियर साइड जो हम बाहर से ऐसे हाथ लगाते हैं तो यही हमें दिखता है, यही खालूस दिखता है, मतलब कि ऊपर नीचे दिखता है, यानी कि टच करेंगे तो फील होता है कि ये रीढ़ की हड्डी है, तो इस साइड में देखते हैं। तो यही क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब यही एब्सेंट हो जाएगा, देखिए मान लीजिए जिस वर्टिब्रा में ऐसे रहेगा,
ठीक है, ऐसे पूरी तरह बना नहीं है। ये पोस्टीरियर लैमिना पूरी तरह से ये फ्यूज नहीं हुआ, तो इसमें जो न्यूरल ट्यूब होगा और मेनिंजेज होंगी वो मेनिंजेज बाहर आ जाएंगी। तो जब ऐसा लैमिना हो कि जिसमें न्यूरल ट्यूब बाहर ना आया हो, सिर्फ फ्लूइड और मेनिंजेज बाहर आए हों, तो उसे स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा बोलते हैं और उसे सिस्टिका आगे भी है, मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये एनेंसिफेली का केस है और रेस्ट चेसिस का ये केस है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, मैं यहाँ पे रखा हूँ थोड़ा सा आपको जो फिगर मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। तो स्पाइना बाइफिडा का यहाँ से तो डिफिनीशन क्या है, स्पाइना बाइफिडा इज ए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वेयर देयर इज एन इनकम्प्लीट क्लोजर। वही हमने जो बताया, क्लोज नहीं करेगा लैमिना वर्टिब्रा का, क्लोजर ऑफ दी वर्टिब्री एंड न्यूरल ट्यूब। या फिर इसका डिफिनीशन और भी बोल सकते हैं, स्पाइना बाइफिडा इज ए माल फार्मेशन ऑफ स्पाइन, यानी कि स्पाइन जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी, उसमें दिक्कत होने से उसमें माल फार्मेशन, यानी कि नॉर्मल फार्मेशन से अलग होता है, तो उसे माल फार्मेशन कहते हैं। ठीक है, इन विच पोस्टीरियर पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन जो हमने कहा बताया आपको अभी को, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लैमिना वर्टिब्रा फेल टू क्लोज विदाउट विदाउट डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करना चाहूँगा, तो इसे मैं अभी जो बता रहा था, तो इसमें देखिए, इस बच्चे में देखिए ये वर्टिब्रा है। ठीक है, देखिए जो अभी को मैं बताने की कोशिश कर रहा, देखिए वर्टिब्रल डिस्क ये है, ये वर्टिब्रल डिस्क है, और ये देखिए येलो वाला ये आपका न्यूरल ट्यूब है, और ये देखिए लैमिना है। तो ये लेटरल है या ट्रांसफर लैमिना है, और ये पोस्टीरियर पीछे देखिए, यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, यहाँ भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये क्लोज नहीं हुआ, यहाँ ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस वजह से देखिए, इस कंडीशन में जब सिर्फ लैमिना इनकम्प्लीट हो, पूरा ना हो, इनकम्प्लीट हो, लेकिन न्यूरल ट्यूब अपने जगह पर ही हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इसे बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा। और जब जो है कि लैमिना भी नहीं पूरा हुआ है और न्यूरल ट्यूब बाहर निकल गया है, तो इसे बोलते हैं, देखिए इन दोनों को मिला के सिस्टिका बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, इन दोनों को मिला के बोलते हैं। तो ये स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका दो तरीके से होता है, एक मेनिंजोसील और एक माइलोमेनिंजोसील। तो मेनिंजोसील कब होगा, जब लैमिना अब्सेंस है, यानी पूरी तरह से क्लोज नहीं है, और न्यूरल ट्यूब भी बाहर आ गया है, तो ऐसे में क्या कहते हैं, मेनिंजोसील कहते हैं। लेकिन जो है कि न्यूरल ट्यूब, यहाँ पे मेनिंजेस भी बाहर आई हैं, न्यूरल ट्यूब के साथ साथ CSF भी बाहर आया है, तो इसे बोलते हैं माइलोमेनिंजोसील। ठीक है, इस कंडीशन अकुल्टा के केस में बच्चे के पीछे जो है ऐसे उभार निकला हुआ दिखाई देगा, इसमें सिर्फ टप हेयर दिखाई देगा, बच्चे के बैक साइड में सिर्फ ऐसे हेयर, ठीक है, वाइट हेयर इधर दिखेंगे, और जैसे बच्चा डेवलप बढ़ता चला जाएगा, इसमें थोड़ा सा कलर इसका ब्लैक होता चला जाएगा। लेकिन अभी ये जो हमने ये फिगर रखा है, ये जो है आपका स्पाइना बाइफिडा विथ मेनिंजोसील से है। किससे है, मेनिंजोसील से। ठीक है, ये मेनिंजोसील का है फिगर। और अगर अकुल्टा का होता तो ये उभार ना निकलता, सिर्फ यहाँ पे हेयर जम जाते, हेयर ग्रो कर जाते, वो होता। और अगर ये सिस्टिका है, माइलोमेनिंजोसील है, तो इसमें जो है कि एकदम बाहर ट्रांसपेरेंट न्यूरल ट्यूब भी बाहर आ जाएगा, दिखेगा। तो ये डिफेक्ट है, आप लोगों ने देखा होगा। और एक बच्चे देखिए, ये पीछे ऐसे दिखता है, ऐसे। ठीक है, मैंने दो फिगर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि क्या डिफेक्ट होता है, क्या गड़बड़ी होता है। देखिए बेबी का, देखिए ये बाहर क्यों निकला है, देखिए ये वाला पूर्ण स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में मेनिंजोसील वाला है, ये क्या है, मेनिंजोसील वाला है। तो देखिए इसमें ये न्यूरल ट्यूब है, येलो वाला न्यूरल ट्यूब है, ये बाहर नहीं आया है, सिर्फ मेनिंजेज ही बाहर आई हैं। तो इसमें ये है, और इसमें मेनिंजेज, CSF और न्यूरल ट्यूब सब बाहर आ जाएंगे, तो उसे माइलोमेनिंजोसील कहते हैं। और अकुल्टा में देखिए ये टप हेयर, सिर्फ हेयर का एक गुच्छा दिखेगा, देखिए हेयर, टप हेयर दिया है। तो ऐसे फिगर बना दीजिएगा आप अपने कॉपी में, थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बना दीजिएगा जब लिखिएगा आप, चाहे 6 BSc नर्सिंग में लिख रहे हो, चाहे GNM में लिख रहे हो। ठीक है, दोनों में इम्पॉर्टेंट है, आप कॉपी अच्छे से लिखिए, उसके बाद फिर नंबर देखिए मिलता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंस की बात करें तो इंसिडेंस में 1000 लाइव बर्थ होता है जब बच्चों का, तो उसमें जो है कि 1 या 2 बच्चे देखने इससे डिफेक्टेड होते हैं, 1 या 2 बच्चे।
उसके बाद ये ज़्यादातर होता कहाँ है, लंबर सैक्रल एरिया में होता है। ठीक है, ये डिफेक्ट पाया कहाँ जाता है, रीढ़ की हड्डी में लंबर और सैक्रल एरिया में पाया जाता है। और इटियोलॉजी की बात करें तो कुछ जेनेटिक मतलब होता है, जेनेटिक होता है। स्पाइना बाइफिडा कैरीज 15 टाइम मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनहेरिटिंग द डिफेक्ट। ठीक है, 15 गुना ज़्यादा। ठीक है, ए चाइल्ड ऑफ पेरेंट विथ स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, ए चाइल्ड ऑफ पेरेंट कैरीज ए चाइल्ड ऑफ पेरेंट, ऐसे माता पिता हों जैसे जो बच्चा जिस बच्चे को स्पाइना बाइफिडा हुआ है उस बच्चे के माता पिता अ चाइल्ड पेरेंट विथ स्पाइना बाइफिडा कैरीज 15 टाइम मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनहेरिटिंग डिफेक्ट। ठीक है, और यानी जो माता पिता हैं उसमें फ्यूचर में किसी पूर्वज में स्पाइना बाइफिडा दिखा था, यानी चाहे उनके दादा में, चाहे उनके जो भी हैं पिताजी में ऐसा दिखा था। मान लीजिए अब सही हो गया, तो वो जेनेटिकल है। मोर चांस होता है, 15 गुना चांस होता है, 15 टाइम चांस होता है कि बचपन में मेरे फादर को भी ऐसी दिक्कत हुई थी या मेरे दादाजी को भी ऐसी दिक्कत हुआ था, तो मैं भी अपीयर हो सकता है इस बच्चे में भी। ठीक है, मैटरनल एज क्या होता है, यानी कि मदर अगर प्रेग्नेंट हो रही है 35 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो दिक्कत हो सकता है। और उसके बाद जो है कि मदर अगर 20 ईयर से पहले प्रेग्नेंट हो जा रही है, यानी 20 साल से पहले ही प्रेग्नेंट हो जा रही है, जैसे जल्दी शादी हो जाए उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में मैटरनल एज भी फैक्टर करता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल की बात करें तो रेडिएशन, हाईली रेडियोएक्टिव एरिया में अगर मदर जो है कि प्रेगनेंसी जब कंसीव हुई तो मदर क्या होगी कि उससे पता नहीं था कि इसका क्या इफेक्ट है, वो हाईली रेडियोएक्टिव एरिया में अपना जॉब वगैरह कर रही थी, तो उसकी वजह से डीएनए में म्यूटेशन हो गया। रीजनल डिफरेंस, कुछ यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा दिखता है, एशियन में इधर दिखता है। ठीक है, देखिए इधर दिया है इट इज़ 3 टाइम मोर देन इन यूएसए। ठीक है, यूएसए में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ हाईली डेवलपमेंट है, तो हाईली ज़्यादा। और कुछ मदर की वजह से भी है, मदर खान पान नहीं लेती है तो उसमें डाइट में आ जाएगा। और कुछ एडिक्शन भी करती है, जैसे अल्कोहल इनटेक हुआ, सिगरेट स्मोकिंग हुआ, ये सभी चीज़ें। तो डाइट भी मैटर करता है कि अगर ऐसी डाइट ले रहे जिसमें फॉलिक एसिड है, ये नहीं है, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी है, तो ऐसे मदर में भी ऐसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंस है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आप रफली एक जब कॉपी में लिखिएगा तो ऐसे रफली ड्रा कर दीजिएगा, एक फ्लो चार्ट बना दीजिएगा, इफेक्टिव होता है। इसमें देखिए स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। तो सिस्टिका 2 टाइप का होता है, मेनिंजोसील और माइलोमेनिंजोसील, जिसको हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे आपका है स्पाइना बाइफिडा, जो हमने टाइप बताया अभी, उस टाइप का थोड़ा सा लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए लॉन्ग आंसर में पूछा है तो लिख दीजिएगा स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा अकर्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोनी आर्च। ठीक है, लेमिना जो है वो ऑप्शंस है। अराउंड द स्पाइनल कार्ड जो हमने बताया वही बात है, बट स्पाइनल कार्ड एंड मेनिंजेज आर नॉर्मल। अकुल्टा में हमने बताया था कि वो कंप्लीट है लेकिन न्यूरल ट्यूब अपने जगह पे है, नॉर्मल कंडीशन पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो वो अकुल्टा है। इट इज़ नॉट विजुअल एक्सटर्नली एंड इज एसिम्टोमेटिक। और ऐसे बच्चे में सिम्टम नहीं दिखता है, बस खाली बाहर से हेयर वही ग्रो होता है, वही दिखता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, क्योंकि न्यूरल ट्यूब सही है, बस खाली मेनिंजेज बाहर आए हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से तो खाली बाहर से हेयर दिखेगा और उभार नहीं दिखेगा, बच्चे के उभार नहीं दिखेगा। ठीक है, डिफेक्ट अकर 5% केसेस ऑफ स्पाइना बाइफिडा। तो जो स्पाइना बाइफिडा अकुल्टा और सिस्टिका हैं, दोनों में सब मिला के 5% कौन होता है, स्पाइना बाइफिडा, और बाकी परसेंट क्या होता है, सिस्टिका होता है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका ये क्या होता है, अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन क्लोजर ऑफ पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च विथ प्रोट्रूजन ऑफ स्पाइनल कार्ड एंड मेनिंजेस थ्रू द डिफेक्ट। उस डिफेक्ट के द्वारा क्या क्या बाहर आ जाएगा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ जाएगा, मेनिंजेस भी बाहर आ जाएंगी और सीएसएफ भी बाहर आ जाएंगे। अब मेनिंजोसील में सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेनिंजेज एंड सीएसएफ बाहर आ जाएंगी।
और न्यूरल ट्यूब नहीं बाहर आएगा। तो और माइलोमेनिंजियल में स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आएगा, CSF भी बाहर आएगा, मेनिंजेस भी बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले देखिए ये वर्टिब्रा है, बाहर से ये वर्टिब्रा है, उसके बाद आपका ये क्या है, देखिए ये वर्टिब्रा के अंदर जो है ये मेनिंजेज। ठीक है, मेनिंजेज 3 लेयर। ठीक है, पायामेटर मेनिंजेज होते हैं। उसके बाद मेनिंजेज के बाद CSF होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, अब इसी फ्लूइड के बीच से वायर कह सकते हैं, केबल कह सकते हैं, जाता है छोटा सा। ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब है। तो जब ये देखिए रेड वाला, जब मेनिंजेज बाहर आ रही हैं तो क्या हो गया है, मेनिंजेज सिर्फ मतलब कि मेनिंजेज और स्पाइनल फ्लूइड दोनों बाहर आ रहे हैं, मेनिंजेज एंड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बाहर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेनिंजोसील। लेकिन न्यूरल ट्यूब भी बाहर आ जा रहा है, तो माइलोमेनिंजोसील। और इन तीनों में से कोई बाहर नहीं आ रहा है, सिर्फ क्या है कि बोनी आर्च एब्सेंट है, तो स्पाइना बाइफिटा अकुल्टा। ठीक है, तो ये टाइप हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दिया। अब आइए साइन सिम्टम की बात करते हैं। साइन सिम्टम में देखिए पहली बात तो बच्चे की एज और लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि किधर डिफेक्ट है। ठीक है, डिफेक्ट है। और अकुल्टा में एसिम्प्टोमेटिक हम पहले बता दिए कि सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, बस खाली बच्चे के पीछे हेयर ग्रो करता है, चाइल्ड ग्रो में डेवलप ए फुट वीकनेस, और बहुत ज़्यादा आगे चल के अगर दिक्कत होगा तो बच्चे का मोटर नीचे का यानी नीचे का पोर्शन हाथ पाँव से कंट्रोल हट जाएगा और एक हेयर ग्रोथ दिखाई देता है पीछे। ठीक है, वर्टिब्रा पे। अब आज स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की बात करें तो इसमें क्या होता है कि मेनिंजोसील में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर नॉर्मल होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, सिर्फ लैक ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल होगा, लैक ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल हो सकता है। और माइलोमेनिंजोसील में सीन इन 1 आउट ऑफ एवरी 800 इन्फेंट, लगभग 800 इन्फेंट में एक को ये दिखने को मिलता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ माइलोमेनिंजोसील डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड एक्सटेंड ऑफ द डिफेक्ट, यानी कि कहाँ पे है, किस एरिया में है, थोरेसिक में है कि लंबर में है कि सैक्रल में है कि कॉक्सिक्स में है या सर्वाइकल, किधर है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। A round raised poorly emphasized herniated mass present over the vertebral column mainly लंबोसेक्रल एरिया। तो लंबर सेक्रल एरिया में जो होता है, देखिए ये लंबर सेक्रल एरिया में बच्चे के ऐसे निकल जाता है। ठीक है, ये ठीक, तो ये पीछे निकल जाता है लंबोसेक्रल एरिया में, जो अभी फिगर मैंने रखा था। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ इन्फेंट सीवियर स्पाइना बाइफिडा डेवलप हाइड्रोसिफेलस। अब ऐसे बच्चे में हाइड्रोसिफेलस का भी केस हो सकता है, यानी ब्रेन में स्पाइनल फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का कनेक्शन हो सकता है, एक्युमुलेशन इकट्ठा हो सकता है ड्यू टू एसोसिएटेड अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम। लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल एंड सेंसेशन अकर बिलो द लेवल ऑफ लेशन, यानी जो ये निकला हुआ ये डिफेक्ट है, इसके नीचे इतना पोर्शन, इसके हाथ पाँव हिप में इधर का कंट्रोल इससे हट जाएगा आगे चल के। ठीक है, क्योंकि जैसे बच्चा बढ़ता चला जाता है, वर्कलोड बढ़ता जाता है शरीर पे और उसमें दिक्कत आने लगती है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कुछ मैनिफेस्टेशन जो है इसके और हैं माइलोमेनिंजोसील के। लो थोरेसिक लेशन कैन काज द टोटल फ्लैसिड पैरासाइट, ये पैरालिसिस, यानी बच्चे का पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, वीकनेस हो सकता है लोअर लिम्ब में, हाथ में पैर में वीकनेस हो सकता है। बच्चे के यूरिन और लैट्रिन वाला कंट्रोल हट सकता है, यानी बावल और ब्लैडर कंट्रोल हट सकता है। ठीक है, या फिर अफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, देयर में भी फेकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि बच्चे का यूरिन जो है अपने आप पास हो सकता है और स्टूल भी अपने आप पास हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, देयर में बी रीनल इम्पेयरमेंट ड्यू टू फॉल्टी रीनल इनर्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है कि गड़बड़ जो है हो जाता है, जिस एरिया में होता है तो उस एरिया में किडनी होता है, तो किडनी में क्या होता है कि सही से आप वहाँ का फिल्ट्रेशन या एक्टिविटी नहीं हो पाती है, इसकी वजह से यूरिन भी सही से नहीं प्रोड्यूस होगा।
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद दिस इफेक्ट। ऐसे बच्चे में यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, तो ये साइन सिम्टम था। अब उसके बाद हम डायग्नोसिस की बात करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस इवोल्यूशन में देखिए, पहले तो एक डायग्नोसिस बिफोर बर्थ, यानी जब बच्चा यूट्रस में है तभी होता है। तो उस कंडीशन में क्या, यूएसजी करके पता लगा लेंगे, मदर का यूएसजी कर लेंगे, और बच्चे का एमआरआई, मदर के जब यूट्रस में है तभी एमआरआई कर देते हैं उसी दौरान। और दूसरा है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस मतलब जहाँ बच्चा है, जिस फ्लूइड में पड़ा हुआ है उस फ्लूइड को बाहर निकाल के सर्च कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ये एमनियोसेंटेसिस हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देख के बच्चे को प्रिक न होने पाए और स्पाइनल फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं, स्पाइनल फ्लूइड को उसको एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट कर लेते हैं। ठीक है, और एस्पिरेट करने के बाद उसको जांच के लिए भेज देते हैं, उसमें पता चल जाता है। तो ये सभी क्या है, बिफोर बर्थ है, यानी बच्चा अभी बर्थ नहीं हुआ तब। अब मान लीजिए बर्थ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बर्थ हो गया, जन्म ले लिया। अब उसके बाद क्या, पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन उसका कर लीजिए, हो सकता है उसी में पता चल जाए। ठीक है, उसके बाद भी नहीं पता चल रहा है तो सीटी स्कैन या एमआरआई कर दीजिए, तब पता चल जाएगा। या फिर ब्लड टेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ब्लड टेस्ट कर दीजिए, यूरिन टेस्ट या एलएफटी या एफटी के लिए न्यूरल असेसमेंट करना होगा। और एक ट्रांसल्यूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट टेस्ट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट टेस्ट क्या होता है, बच्चे के हेड में एक स्ट्रॉन्ग रेडिएटेड लाइट फोकस करेंगे और बच्चे का ब्रेन ऐसे दिखेगा कि जैसे पॉलीथीन में पानी भर के इस साइड से आप लाइट मारिए तो उस पानी के अंदर जो भी पार्टिकल तैरते रहेंगे वो सारे क्लियर दिखेंगे। ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही इससे दिखता है। देखिए ब्रेन पे, इसके बच्चे के ब्रेन पे ये लाइट फोकस किया गया है, तो ब्रेन के इस देखिए पार्ट में ऐसे झलकता है कि इसका कौन सा पोर्शन क्लोज है, कौन सा खुला हुआ है बच्चे का। ठीक है, तो ऐसे ही स्पाइनल कॉर्ड पर भी करते हैं ट्रांसलूसेंट टेस्ट। और बच्चों में डिफेक्ट जो होता है ना, क्योंकि बच्चों में जो टिश्यू होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बहुत हार्ड नहीं हुए होते, इसलिए बहुत क्लियरली दिखता है। और जब कभी कभी टेस्टिस को जांच करना होता है, बच्चे के टेस्टिस को, दोनों टेस्टिस को जांच करना होता है, तो भी ये तरीका अपनाते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट टेस्ट, लाइट मारते हैं और उसको देख लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है और किधर है, और साइज़ भी पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का वो जो है कि स्किन बहुत नाजुक और मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट की तरह लगता है, लाइट मारने पे बहुत नाजुक होता है, उसकी वजह से ठीक है दिख जाता है। तो ये डायग्नोसिस। अब उसके बाद मैनेजमेंट की बात करें। देखिए मैनेजमेंट इसका है, मेन तो है, पहली बात तो मैनेजमेंट दवा से तो हो नहीं, बस खाली सर्जिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ स्पाइना बाइफिडा डिपेंड ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफेक्ट, किस तरीके का डिफेक्ट है और कहाँ है। ठीक है, और बच्चे का एज क्या है उस पर डिपेंड करेगा। यूजुअली नो इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्पाइना बाइफिडा, मेडिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं है सर्जिकल का। कुछ केस में क्या होता है कि सर्जिकल भी नहीं करना होता है, कुछ दिन वेट करिए, उसके बाद अपने आप वो सही हो जाता है। फॉर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, लेकिन अकुल्टा तो सही हो जाएगा, अकुल्टा तो सही हो जाएगा, जिसमें हेयर ग्रोथ होता है वो तो सही हो जाएगा, लेकिन स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका सर्जरी के द्वारा ही सही होगा। और उस सर्जरी का नाम है लैमिनोक्टॉमी। क्या, लैमिनोक्टॉमी सर्जरी। लैमिनोक्टॉमी करते हैं, यानी कि जहाँ पे लेमिना है, जो हमने वर्टिब्रा बताया था, ये वर्टिब्रा हमने बताया था, और ये पीछे होता है। ठीक है, तो इस लेमिना को कट करके यहाँ से जो है कि यहाँ पे लेमिना जो होता है, यहाँ से इसको पहले जो चीज़ बाहर आया है उसको अंदर कर देंगे, अंदर करने के बाद इसको आपस में ऐसे मिला देंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे के बोन जो है कार्टिलेज फॉर्म में हुए रहते हैं और धीरे धीरे वो क्लोज हो जाते हैं। तो इसके लिए टी क्लोजर होता है, टी क्लोजर स्किन ग्राफ्ट। कैसा स्किन ग्राफ्ट लेते हैं, टी क्लोजर। और ये सर्जरी करनी कब होती है, या फिर रिमूवल ऑफ दिस सैक इज़ डन विद इन 24 to 48 आवर। ऐसे बच्चे में 48 घंटे यानी कि 2 दिन के अंदर होना चाहिए ऐसे बच्चे का। ठीक है, तो टी क्लोजर क्या होता है, टी क्लोजर ये होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ये डिस्क है, वर्टिब्रल डिस्क है, और ये क्या है, लैटरल लेमिना है, और इधर का ये लैटरल लेमिना है, और ये क्या है, पोस्टीरियर लेमिना।
ठीक है, ये पोस्टीरियर है, तो ये डिस्क है। अब इधर वाला ऑप्शंस है तो इसमें क्या करेंगे, टी शेप्ड करेंगे, ठीक है, टी शेप्ड ग्राफ्ट करेंगे। जब इसको अंदर कर देंगे तब, ठीक है, जितने चीज़ बाहर आए हैं, जितने भी बाहर आएंगे उसको अंदर कर देंगे न्यूरल ट्यूब में, यहाँ फिट कर दें। फिट करने के बाद इसको जो है कि स्किन ग्राफ्ट जो है टी शेप्ड का लगाते हैं, टी शेप्ड, ऐसे 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 ले जाकर ऐसे इंसर्ट कर देते हैं टी शेप्ड का, ठीक है। तो ये सर्जरी होती है। हालांकि आपको सर्जन नहीं, आपको नर्सिंग एस्पिरेंट बनता है। ये कर लेने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये करने से पहले, सर्जरी करने से पहले और सर्जरी करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट करने का उद्देश्य क्या है, क्या फोकस होना चाहिए, द मेन एम, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव, बच्चे का प्री और पोस्ट ऑपरेटिव, मदर को और बच्चे को कन्विंस करना होगा, प्री ऑपरेटिव और बच्चे का ऑपरेशन होने के बाद केयर करना होगा, ठीक है। तो इसमें फोकस क्या रहेगा, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, बच्चे को इन्फेक्शन ना होने पाए, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी ऑफ सैक, जो बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो डियर क्या करना होगा, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन यानी बच्चे को इन्फेक्शन ना होने पाए, और प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू द सैक यानी बच्चे के जो बैक साइड में ये जो सैक की तरह निकला हुआ है, ये थैले की तरह बाहर निकला हुआ उभरा हुआ है, इस पे क्या है, ये इंजरी ना होने पाए, ये रप्चर ना होने पाए, नहीं तो इसमें माल मटेरियल सब एकदम इम्पॉर्टेंट माल मटेरियल है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। और रप्चर हो गया तो इसमें इन्फेक्शन बैक्टीरिया भी घुस जाएंगे। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ये रप्चर ना होने पाए, ठीक है, ये टूटने ना पाए। तो इसमें इन्फेक्शन रप्चर ना होने पाए यानी फटने ना पाए ये। तीसरा ये है कि प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन यानी कि ये स्किन जो है कि एकदम ड्राई ना होने पाए, ड्राई ना होने पाए, चिड़चिड़ाहट इसमें नहीं होने पाए, ये हमेशा नम रहे, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रिवेंटिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्यों, ऐसे बच्चे में क्या है कि यूरिनरी कंट्रोल हट गया है और उसका यूरिन अपने आप निकल जाएगा, उसको पता नहीं, मतलब बच्चे को पता नहीं होगा, अभी छोटा बच्चा है, लेकिन अगर यूटीआई इन्फेक्शन हुआ तो मे भी काज कर सकता है, अंदर भी इन्फेक्शन, मतलब कहीं से भी इन्फेक्शन बच्चे को होना नहीं चाहिए, बहुत रिस्क है। अगला है कि प्रिवेंटिंग लेग एंड हिप डिफार्मिटी यानी बच्चे को जो लेग और हिप में डिफार्मिटी, क्योंकि इसके नीचे काम करना बंद करेगा, उसको भी प्रिवेंट करना होगा। प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ऐसे बच्चे में न्यूट्रिशन जो है कि एडिक्वेट पर्याप्त न्यूट्रिशन का भी प्रावधान करना होगा। तो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट करने का उद्देश्य यही होना चाहिए, ठीक है। तो डियर जो है कि इसमें 2-4 डायग्नोसिस हम बता दे रहे हैं प्री और पोस्ट ऑपरेटिव, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप कोर्स कर रहे हैं 6M में तो आपके लिए पर्याप्त है इतना, फिर भी मैं दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए एनसीपी वगैरह बनाने का है तो पहले डायग्नोसिस दूंगा, उसके बाद इंटरवेंशन दूंगा, ठीक है। अगर ये एनसीपी बनाने के लिए बोलेगा तो आपको 5 स्टेप फॉलो करना होगा डियर। अगर एग्ज़ाम में, ध्यान दीजिए, अगर एग्ज़ाम में आपको नर्सिंग मैनेजमेंट सिर्फ बोल दिया, ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट सिर्फ बोल दिया, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो आपको देखिए एक तो यह है कि सीधा आप ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस लिखिए, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखिए, ठीक है, डायग्नोसिस। तो ऐसे डायग्नोसिस में क्या, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, जो भी डायग्नोसिस था वो आपने लिख दिया। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद क्या लिखना होगा, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन ऐसे लिखिए। और एक तो तरीका देखिए ये है सीधा, हम तो यही सोचते हैं कि आप ऐसे लिखा करिए अगर जब नर्सिंग मैनेजमेंट कहे तो। और उसके बाद अगर नर्सिंग एनसीपी कह रहा है, नर्सिंग केयर प्लान कह रहा है, नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान कह रहा है यानी एनसीपी कह रहा है, अगर एनसीपी कह रहा है तो उसमें 5 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल या प्लानिंग और इंटरवेंशन और रेशनल और इवैल्यूएशन, ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेशनल वगैरह नहीं रहता है, बस 5 स्टेप रहता है, 5 उसको फॉलो करना पड़ेगा जब एनसीपी कहेगा। और सिर्फ उसने बोल दिया लैंग्वेज नर्सिंग मैनेजमेंट, तो आपको नर्सिंग डायग्नोसिस और उसका इंटरवेंशन लिखना है, जैसे कि हमने रखा यहाँ पे, आप देख लीजिए। तो देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट में प्री ऑपरेटिव में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, वही जो हमने जो आपका उद्देश्य था कि रोकना है, ठीक है। तो इसमें
क्या होगा कि रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, वही स्किन मतलब कि ड्राई ना होने पाए, ठीक है, स्किन फटने ना पाए और ड्राई ना होने पाए, ये ध्यान देना होगा। स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, रिलेटेड टू अल्टर्ड मोटर एंड सेंसरी फंक्शन, क्योंकि उसके हाथ पाँव या फिर मसल्स जो है काम नहीं कर रहे हैं, तो उधर एरिया का जो है कि स्किन को इम्पेयर्ड करके रखना, इम्पेयर्ड स्किन को पेयर्ड मतलब पेयर करना होगा। इम्पेयर्ड मतलब पेयर से हट गई हैं, यानी आपचित मतलब फट गई हैं जो भी है या सूख गई हैं, तो उसको ऐसा नहीं होने देना है। तो इसके लिए करना क्या होगा, एवॉइड पोजीशनिंग, क्या एवॉइड पोजीशनिंग द बेबी ऑन बैक, और बच्चे को क्या करना होगा, बैक साइड पोजीशनिंग नहीं करना होगा, पीछे पीठ के बल उसको नहीं लेटाना होगा, बैक टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन दिस सैक, यहीं तो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा या प्रेशर उस पर बढ़ेगा तो उसमें दिक्कत होगा। चेंज द पोजीशन ऑफ द बेबी फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी हो सके तो उसका पोजीशन चेंज करें, लेकिन ध्यान दीजिए लैटरल साइड, एक बार इधर लैटरल साइड, एक बार इधर लैटरल साइड सुलाना है, ठीक है, और पीछे बैक साइड उसको नहीं सुलाना है, ठीक है। प्रोवाइड मेटिकुलस स्किन एंड बैक केयर, यानी उसके बैक में जो है कि बढ़िया से एकदम क्लीन रखना है और मॉइस्ट रखना है, ठीक है, क्लीन और मॉइस्ट रखना है, ये मेटिकुलस केयर करना है, बैक केयर। टू द कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई करना है, ठीक है। तो स्किन में भी मसाज पेरियोडिकली टू स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, हाँ इतना कर सकते हैं कि बच्चे के पीछे हल्का मसाज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसको टच मत कीजिएगा, जो उभरा हुआ पार्ट है उसको मत टच कीजिएगा, उस पर मसाज मत कीजिएगा। तो बच्चे के नीचे हिप में और लोअर लिम्ब में मसाज कर सकते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन होता रहे, ठीक है। विथ स्पेशल अटेंशन, सावधानी के साथ, स्पेशल विशेष तरीके से ध्यान के देख, कहाँ पे, बोनी प्रोमिनेंस, यानी जो चीज़ बाहर निकला हो वहाँ पे। तो ये तरीका है उसके स्किन को इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखने के लिए ये करना होगा। दूसरा डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंजरी आर इन्फेक्शन, वो भी आपका लक्ष्य था कि बच्चे को इन्फेक्शन और इंजरी से बचाएं। तो इसमें क्या होगा, डू नॉट पोजीशन द बेबी ऑन बैक, ठीक है, ये वही बात हो गई बैक साइड में। प्रेशर ओवर द सैक में लीड टू रप्चर ऑफ द सैक रप्चर हो जाएगा। दूसरा है बच्चे को नॉर्मल, जो पीछे निकला हुआ पार्ट है बच्चे का, उस पर क्या करना है, नॉर्मल सालाइन से क्लीन करना होगा। कैसे करना होगा, एनएस से क्लीन करना होगा, और उसके बाद गाज पीस एनएस में डुबो के और उस गाज पीस को ऐसे ढक देना होगा, गाज पीस से उसको ढक देना होगा और एनएस में भिगो के, ठीक है। तो ये दूसरा तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद चेंज एवरी 2 to 4 आवर, और इस गाज पीस को 2 से 4 घंटे बाद चेंज करते रहना होगा, इन ऑर्डर टू कीप सैक मॉइस्ट, यानी कि इसको हमेशा गीला करके रखना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं, बस खाली नम बना रहे, सूखे ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं कि पानी में डुबो के हमेशा रखे रहे, ऐसा नहीं। फ्रिक्वेंटली चेक द सैक फॉर CSF लीकेज, और उसको बार बार चेक करना होगा कि कहीं CSF लीक तो नहीं कर रहा है, ये देखना होगा। प्रोफाइलिटिक एंटीबायोटिक मस्ट बी एडमिनिस्टर टू द इन्फेंट, जैसा ऑर्डर दिया गया वो एंटीबायोटिक दीजिए। इन्फेंट मस्ट बी हैंडल ओ केयरफुली, एक बच्चे को अगर एक हाथ से दूसरे हाथ में हैंडओवर करना होगा तो सावधानी से करना होगा, उस पर प्रेशर या उस पर चोट न लगने पाए बच्चे को जो प्रोट्रूड हुआ है बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्रिवेंट सडन रोलिंग ऑन द बैक, यानी बच्चा जो है कि तुरंत अपने से वो रोल ना करने पाए, यानी पलटने ना पाए, ध्यान देना होगा। लेटरल साइड में उसको लिटाए हैं, अगर लेटरल साइड में आप लिटाए हैं तो उसके बैक में आप पिलो लगा दीजिए, ठीक है, पिलो लगा दीजिए ताकि वो ऐसे ही रहे, ठीक है। तो एक पिलो यहाँ लगाइए और जहाँ पे निकला हुआ है वहाँ मत लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए इसके ये कंधे, जैसे मान लीजिए अभी ये ऐसे लिटा हुआ है, ठीक है, ऐसे लेटाओ, तो इसके इधर एक पिलो यहाँ लगा दीजिए और एक पिलो यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, इधर, ताकि ये पलटने ना पाए ऐसे, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा, इससे क्या होगा, इंजरी भी नहीं होगा, और जब इंजरी नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला डायग्नोसिस क्या है, इम्पेयर्ड ब्लैडर एंड बाउल मूवमेंट, यानी बच्चे का ब्लैडर और बाउल मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि उससे नीचे ब्लैडर और बाउल आते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, बच्चे को होश हवास है नहीं, उसको नहीं पता है कि यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, स्टूल पास हो रहा है,
तो इस कंडीशन में आपको नीट एंड क्लीन उसको रखना होगा, हमेशा स्टूल को साफ़ करना होगा, यूरिन को भी साफ़ करना होगा। इसके लिए आपको डायपर बार बार चेंज करना होगा। जब भी देख लेना होगा कि डायपर अगर गंदा होगा तो तुरंत उसको हटाना होगा, ठीक है, तुरंत हटाना होगा। मैनुअली एक्सप्रेस द यूरिन, यानी यूरिन का जो है कैथेटर डाल के उसको निकाल दीजिए उसके ब्लैडर से, ठीक है, वहाँ पे उसके शरीर में यूरिन न गिरने पाए या डायपर में ना होने पाए। जाहिर सी बात है कि उसमें कैथेटर लगा दीजिए, यूरिन बैग लगा दीजिए, वो यूरिन पास उसमें हो जाएगा बैग में, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर उसका भी कुछ अगर लक्षण दिख रहा है तो उसको भी मॉनिटर करिए। एडमिनिस्टर प्रोफाइलेटिक, एंटीबायोटिक देना है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्लूइड भी देना है। इफ़ चाइल्ड हैज़ यूरिन इनकॉन्टिनेंस, अगर उसको यूरिन इनकॉन्टिनेंस है तो उसका यूरिन जो है बाहर निकालना होगा। इन केस ऑफ बावल इनकॉन्टिनेंस कीप द चाइल्ड क्लीन एंड ड्राई, अगर उसका स्टूल अपने आप पास हो जा रहा है तो उसको क्लीन एंड ड्राई करके रखना होगा, ठीक है। प्रोवाइड फ्रिक्वेंट बुटाक केयर एंड पेरिनियल केयर, यानी बच्चे के पेरिनियम में और पीछे बैक साइड में बुटाक पे उसको क्या करना होगा, वॉश करके क्लीन करके रखना होगा, क्योंकि यूरिन और स्टूल पास कर रहा है, ठीक है। अगला है प्रोवाइड सॉफ्ट ब्लेंड फूड टू द चाइल्ड। अगर ये तो मान लीजिए जैसे कि अगर 3 महीने 4 महीने साल भर के अंदर का है तो वो फीड ही कर सकता है। अगर साल भर से ऊपर है, अगर वो वीनिंग से ऊपर आ चुका है, वीनिंग हो रहा है उसका, तो उसको दे सकते हैं, ब्लेंड फूड दे सकते हैं। या फिर 3 साल 2 साल का बच्चा है, ऐसा दिक्कत आ गया तो उसको भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ द चाइल्ड हैज़ कॉन्स्टिपेशन एडमिनिस्टर, अगर उसका स्टूल पास नहीं हो रहा है आगे चल के, अगर कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है तो उसको लैक्सेटिव देना होगा। इनएडिक्वेट सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू कॉम्प्लिकेशन लाइक हाइड्रोसिफेलस, अगर मान लीजिए उसकी वजह से, स्पाइना बाइफिडा की वजह से बच्चे के सिर में अगर फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है तो उसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा है, तो मॉनिटर साइन ऑफ हाइड्रोसिफेलस, इरिटेबिलिटी, फीडिंग डिफिकल्टी, रिड्यूस अलर्टनेस, टेंस, बल्जिंग फोंटेनली, ये सभी सब देखना होगा, मॉनिटर करना होगा। अगर ऐसा मिल रहा है तो दिक्कत उसको है। एडमिनिस्टर डाययूरेटिक्स, इसके लिए डाययूरेटिक्स देना होगा, वो भी कौन सा, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, मैनिटॉल देना होगा। स्टेजोमाइड प्रेस्क्राइब टू द रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए भी दिया जाता है, एज ऑन ऑर्डर, जैसा ऑर्डर दिया जाए, ठीक है। तो ये डायग्नोसिस है। उसके बाद अगला है पोस्ट ऑपरेटिव। अब प्री ऑपरेटिव हो गया, पोस्ट ऑपरेटिव में क्या है, अब ऑपरेशन हो गया है, उसका रिपेयर हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही बच्चा ओटी से आएगा तो उसका टेम्परेचर शरीर का डाउन रहेगा, तो थर्मो रेगुलेशन करने के लिए मॉनिटर करना होगा बच्चे का वाइटल साइन फ्रिक्वेंटली आफ्टर सर्जरी। कीप द इन्फेंट वार्म, और बच्चे को एक गर्म स्थान पर रखना होगा, ठीक है, यूजिंग रेडिएंट वार्मर या इंक्यूबेटर यूज कर लीजिए। एवॉइड एक्सपोजिंग द अननेसेसरी, अगर बच्चे को ज़रूरत ना पड़े तो उसे जो है कि अनावश्यक उसके शरीर को खोले ना, कपड़े से ढक के रखें, ठीक है। दूसरा डायग्नोसिस है डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन, अब सर्जरी हो गया है, खुल गया है, घाव हो गया है, तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो इससे भी बचाना होगा सर्जरी के बाद। कीप द ऑपरेटेड साइट क्लीन एंड ड्राई, जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है उसको क्लीन और ड्राई रखना है। ऑब्जर्व फॉर एनी ड्रेनेज फ्रॉम द ऑपरेशन साइट, अगर ऑपरेशन साइट से कोई लीकेज हो रहा है, पस निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करना होगा, देखते रहना होगा, ठीक है। कीप द बेबी, देखते रहना होगा और उसको नोट करना होगा और इन्फॉर्म करना होगा। देखते रहना है मतलब निकल रहा है, बैठ के देखना नहीं है कि निकलो वाह क्या बात है निकल रहा है, ऐसे नहीं करना है। निकल रहा है तो उसका मैनेजमेंट करना होगा, ऑब्जर्व इसके लिए कह रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करना होगा। अगर लीकेज हो रहा है तो वहाँ पे अगर सर्जन है, अगर कोई है तो उनको इन्फॉर्म करिए, और नहीं तो उसको मैनेजमेंट करवाइए, जैसे भी करके, चाहे बुला के, चाहे कैसे भी। हाँ, निकल रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करना, बैठ के देखना नहीं है। कीप द बेबी इन प्रोन पोजीशन, और बच्चे को क्या करना होगा, पेट के बल लेटाना होगा, पीठ के बल नहीं, ठीक है। बैक साइड नहीं लेटाना होगा, पेट के साइड लेटाना होगा, ठीक है। ड्रेसिंग ऑफ दिस इट्स साइट, यानी जहाँ ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे प्रॉपर ड्रेसिंग होना चाहिए, वो भी एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करके, ठीक है, स्टेरिलिटी में। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक, एज जैसे प्रेस्क्राइब किया गया है वैसे एंटीबायोटिक उसको दीजिए, ठीक है।
अल्टर्ड न्यूट्रिशन यानी बच्चे का खान पान अब इस टाइम क्या है, वीक हो गया है, तो उसको कम से कम पर्याप्त खाना पानी मिले तभी जाके उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। विटामिन सी वगैरह, प्रोटीन वगैरह लेता रहे बच्चे, तो कहीं से भी मिले किसी भी माध्यम से, ठीक है। चाहे मदर का फीड कर रहा हो बच्चा वो, और चाहे वीनिंग कर रहा हो तो प्रोटीनिशियस डाइट दे सकते हैं। एडमिनिस्टर इंट्रावेनियस आईवी फ्लूइड से दे सकते हैं। मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट, और उसको हम कितना फ्लूइड दिए और कितना बाहर आया, यूरिन पास किया, उसको भी देखना होगा, ठीक है। बिगन ओरल फीड, अगर वो फीड कर रहा है माउथ से तो उसको ओरल फीड करा सकते हैं, टॉलरेटिंग द फीड, ठीक है। अगर वो कर ले रहा है तो फीड द इन्फेंट इन साइड लाइन पोजीशन, अगर वो इन्फेंट है तो इन्फेंट को अगर ब्रेस्ट फीड कराना है तो साइड लाइन पोजीशन में ही कराना है। और हर जो है कि फीडिंग कराने के बाद बच्चे को बर्पिंग करना होगा फ्रिक्वेंटली, ठीक है। हर 10 मिनट बाद जो है कि पिला के उसको बर्पिंग कर देना होगा, क्योंकि उसको चॉकिंग रिफ्लेक्स आएगा तो दिक्कत होगा, और खांसी आएगा, गैस बनेगा तो भी दिक्कत होगा। तो ये सभी ध्यान में रखना होगा। ये पोस्ट ऑपरेटिव, क्योंकि सूचर वगैरह लगे रहे हैं और रिपेयर हुआ है, फिर से रप्चर हो जाएगा। उसके बाद अगला डायग्नोसिस है, 3 डायग्नोसिस बहुत है। रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ऐसे बच्चे में आप सर्जरी हो गई तो और भी कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए, तो इसके लिए मैनेजमेंट करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ हिप और जॉइंट डिफॉर्मिटी, उसको हिप या जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकता है तो उसके लिए भी प्रोटेक्ट करना होगा उसको। पे अटेंशन फॉर द पोजीशन ऑफ विच इन्फेंट प्लेसिड, यानी कि उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग करना होगा, उसके सारे मोटर और रिफ्लेक्सेस एक्शन को या फिर मोटर एक्टिविटी को देखना होगा। पिलो इज प्लेस्ड, वही पिलो उसके रखना होगा, सब लक्ष्यान, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द चांस ऑफ CSF लीकेज, अगर ऐसा है लीकेज हो रहा है तो इन्फॉर्म करिए और फिर से उसको फॉलोअप करिए, दिखाइए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, टेंडर बल्क पोजीशन में रखना होगा। अगर CSF लीकेज कर भी रहा है तो टेंडर बर्क पोजीशन क्या होता है, देखिए ऐसे होता है, ऐसे। तो एक जो है कि जैसे मान लीजिए आप टेबल पे ऐसे लेटे हैं, यहाँ पे आप लेटे हैं, हम नहीं लेटे हैं, ठीक है। ये आप लेटे हैं, आपकी ये गर्दन है, ठीक है, ये आप लोगों की गर्दन ये ऐसे। तो अभी तो ये सीधा लेटे हैं, अगर मान लीजिए आपका हेड जो है कि ये ऐसे लेटा दिया जाए आपको, और नीचे कर दिए, ये ऐसे आपको लेटाया जाएगा। आप इसे टेंडर बल्क पोजीशन कहते हैं, ठीक है। ये है, ये आपका सर है, ये आपका हाथ, तो ये ऐसे, और आपका पैर ऐसे रहेगा, तो ये टेंडर बल्क पोजीशन आपके लिए। टेबल ऐसा लगाया जाएगा, हेड आपका नीचे रहेगा और पैर ऊपर रहेगा, ये टेंडर बल्क पोजीशन, ठीक है। तो ये डाउन टेंडर पोजीशन होता है, और एक अप, ठीक है, ऐसे पोजीशन लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे। लेकिन हाँ, ये जो है कि फ्लैट होना चाहिए, पूरा फ्लैट होना चाहिए, सिर्फ पैर इसका मोड़ सकते हैं लेकिन पैर भी नहीं मुड़ना होना चाहिए। एक तो ऐसे सुलाइए, देखिए ये लेवल है, ये फ्लैट वाला ये लेवल है, इस लेवल से ऐसे भी करिए और ऐसे भी, तो ये टेंडर बल्क पोजीशन हो, ठीक है। मॉनिटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस, अगर हाइड्रोसिफेलस का शिकायत, उसको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको तुरंत जाइए दिखाइए कि सर्जरी किया गया था, रिपेयर किया गया था, अब इसके ब्रेन में हाइड्रोसिफेलस हो रहा है, यानी फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, कहीं कहीं उसका फ्लूइड जो है CSF सही से सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो ये दिखाना होगा। तो डियर, ये आपका स्पाइना बाइफिडा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने आपको दिया। तो इसको जो है कि आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से लिखिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। तो मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, खुश रहिए।